नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 5वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके संदर्भ की। तो संदर्भ दोस्तों वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके प्रश्न को समझिएगा। तो इस पद में नागमती सावन की मूसलाधार बारिश के बीच अपने पति रत्नसेन के वियोग में गहन विरह वेदना प्रकट कर रही हैं। सावन जहां प्रेमियों के लिए उल्लास लाता है, वहीं नागमती के लिए ये अत्यंत दुख का कारण बन गया है। उनका मन अपने प्रिय के बिना एकाकी और असहाय महसूस कर रहा है। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम समझेंगे इसकी व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, सावन बरस मेह अति पानी, भरन परी हो बिरह झुरानी। सावन यानी सावन का महीना, बरस बरस रहा है, मेह बादल, अति बहुत, पानी जल, भरन परी भरी हुई है, हम अर्थात मैं, विरह वियोग से, झुरानी मुरझाई हुई। तो रानी नागमती कहती हैं कि सावन का महीना भी आ गया है, बहुत तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के वियोग में मुरझाई जा रही हूँ। अर्थात सावन जहाँ सबके लिए आनंद का पल है, सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं रानी नागमती के लिए ये सावन अत्यंत पीड़ा का कारण है। फिर अगली पंक्ति है, लाग पुनर्बसु प्यू ना देखा, भई बावुर कहाँ कंत सरेखा। लाग लग गया, पुनर्बसु एक नक्षत्र है, प्यू प्रियतम, न देखा नहीं दिखाई दिया, भई हो गई, बावुर यानी बावली, कहाँ कहाँ, कंत प्रिय या फिर पति, सरेखा चतुर। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है जो कि शुभ माना जाता है, लेकिन यह मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरा प्रियतम अभी भी लौट कर नहीं आया है। मुझे अपने प्रियतम के दर्शन अभी भी नहीं हुए हैं। मैं अपने पिया के वियोग में पागल सी हुई जा रही हूँ या फिर बावली हुई जा रही हूँ और ना जाने मेरा चतुर प्रियतम कहाँ होगा। अगली पंक्ति है, रकत के आंसू परहि भुइ लोटी, रेंग चली जस बीर बहूटी। रकत अर्थात खून, कै के, आंसू आंसू, परहि पड़ते हैं, भुइ जमीन पर, टूटी टपकते हुए, रेंगी रेंग कर, चली चलती हैं, जस जैसे। बीर बहूटी नाम का एक छोटा सा लाल रंग का कीड़ा होता है जो अक्सर बारिश के मौसम में दिखाई पड़ता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि वियोग की वेदना में मेरी आंखों से खून के आंसू भूमि पर गिर रहे हैं, जो देखने में लाल रंग के बीर बहूटी कीड़े जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर नागमती का जो शारीरिक और मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, यानी वियोग ने उसे निर्बल और असहाय बना दिया है। अगली पंक्ति है, सखिन रचा प्यू संघ हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला। सखिन अर्थात सखियों ने, रचा सजाया है, प्यू प्रियतम, संग साथ, हिंडोला अर्थात झूला, हरियर यानी हरियाली से भरी हुई, भूमि अर्थात धरती, कुसुम्भी चोला लाल रंग के वस्त्र। तो रानी कहती हैं कि मेरी सभी सखियों ने अपने पतियों के साथ में हिंडोला रचा है, अर्थात झूला झूलने की योजना बनाई है। सभी सखियां हरियाली से ढकी हुई भूमि पर लाल रंग के वस्त्रों को पहने हुए अपने पतियों के साथ में झूले का आनंद ले रही हैं। कहने का भाव ये है कि सखियों का हंसना खेलना रानी नागमती के दुख को और भी बढ़ा रहा है। उसे अपना अकेलापन और भी गहरा महसूस होता है। फिर अगली पंक्ति है, हिय हिंडोल अस डोलय मोरा, विरह भुलाई देई झकझोरा। हिय अर्थात हृदय, हिंडोल झूला, अस ऐसा, डोलय हिलता है, मोरा अर्थात मेरा, विरह वियोग, भुलाई भुला कर, देता है, झकझोरा अर्थात झकझोरना। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा हृदय अपने प्रियतम के वियोग के कारण झूले की तरह डोल रहा है। ये विरह मुझे बार बार अंदर से झकझोर रहा है
और मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देता। यानी यहाँ पर जो रानी नागमती हैं, उनका चित्त या फिर उनका जो हृदय है वो अस्थिर हो चुका है। उनका मन कभी आशा और कभी निराशा में झूले की तरह डोल रहा है। कभी उनको ऐसा लगता है कि राजा वापस आएंगे और कभी उनके मन को ऐसा लगता है कि पता नहीं वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो इसी आशा और निराशा में उनका जो मन है वो डोल रहा है। फिर अगली पंक्ति है, बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाबुर भा फिरे भंभीरी। बाट यानी राह, असूझ ना दिखाई देने वाली, अथाह गहरी, गंभीरी यानी गंभीर, जीव प्राण, बाउर अर्थात पागल, भा हो गया है, फिरे घूमता है, भंभीरी अर्थात भंवरा। तो रानी नागमती को अब अपना जीवन एक गहरा और अंधकारमय मार्ग जैसा प्रतीत होता है। वह कहती हैं कि अब मुझे कोई राह नहीं सूझती, मेरा मन बावला सा हो गया है जो भंवरे की तरह इधर उधर भटक रहा है। फिर अगली पंक्ति है, जग जल बूढ़ जहाँ लगिता की, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। जग यानी संसार, जल पानी, बूढ़ डूबा हुआ, जहाँ लगी जहाँ तक, ताकि देखती हूँ, मोर मेरी, नाव जीवन रूपी नौका, खेवक यानी नाविक, बिनु बिना, थाकी थकी हुई। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब मुझे सारा जग जलमग्न दिखाई देता है। मेरी जीवन रूपी नौका बिना नाविक के अर्थात बिना प्रियतम के या फिर बिना पति के जलधारा में ठहरी हुई है और बस उसी में डूबने को है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन ढाक, किम कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाँव न पाँख। पर्वत यानी कि पर्वत, समुद्र समुद्र, अगम पहुँच से बाहर, बीच यानी बीच में, बीहड़ कठिन या फिर दुर्गम, घन घना, बन ढाक यानी ढाक या फिर पलाश के वन, किम कै क्या करके, भेंटों मिल सकूं, कंत यानी प्रियतम या फिर पति, तुम तुमसे, ना मोहि पाँव ना ही मेरे पैर हैं, ना पाँख ना ही पंख हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में बहुत दूरियां हैं, क्योंकि जो राजा हैं वो कहाँ गए हुए हैं, सिंघल द्वीप। तभी रानी कहती हैं कि मेरे और मेरे पति के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरे समुद्र हैं और दुर्गम मार्गों के बीच में ढाक या फिर पलाश के वन हैं या फिर बीहड़ बाधाएं हैं। हे प्रिय, हे प्रियतम, मैं तुमसे कैसे मिलूं? मेरे पास ना तो पैरों की शक्ति है और ना ही मेरे पंख हैं कि मैं तुम्हारे पास उड़कर पहुंच सकूं। तो भाव ये है कि रानी नागमती सहायता और व्यवस्था यहाँ पर प्रकट करती हैं। पति के बिना उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी है। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, सावन बरस मेह अति पानी, भरन परी हो बिरह झुरानी। यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ बरसात हो रही है और दूसरी तरफ रानी कहती हैं कि मैं झुरानी पड़ी हुई हूँ या फिर मैं सूखी पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ सूखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार। दूसरी आपने पंक्ति पढ़ी थी, रकत के आंसू परहि भूमि लोटी, रेंग चली जस बीर बहुटी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि रानी ने अपने आंसुओं की तुलना किससे की है, बीर बहुटी नामक कीड़े से। तो यहाँ पर उपमा अलंकार रहेगा। और फिर आपने एक पंक्ति और पढ़ी थी, ही हिंडोल अस डोलय मोरा। तो यहाँ पर रानी ने अपने मन को हिंडोल यानी झूले के समान बताया है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।